तो आइए स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। अभी हम बार बार एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रो और मैक्रोइकोनॉमिक्स के डिफरेंस को। हम सब जानते हैं कि माइक्रोइकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो इंडिविजुअल लेवल पे है और जो मैक्रोइकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है वो एग्रीगेट लेवल पे है। एग्रीगेट मतलब पूरी कंट्री के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कंट्री के साथ साथ हम बाहर के देशों से भी, बाहर की कंट्री से भी अपनी इकोनॉमी को लिंक करते हैं। बिल्कुल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसेस में भी हमारा मैक्रोइकोनॉमिक्स कंसीडर होता है। तो हम लोग बात करते हैं स्कोप की। तो हम यहाँ पे बात करें स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। जो आपका स्कोप है मैक्रोइकोनॉमिक्स का वो बहुत ही वाइड है। वाइड क्यों है? फिर से वही बात, क्यों? क्योंकि मैक्रोइकोनॉमिक्स आपका होल लेवल पे होता है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर आपको स्कोप याद करना है तो आप जितने भी मैक्रोइकोनॉमिक्स की बुक में चैप्टर नंबर 1 से लेके 12 तक जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर आप उसके नेम्स याद कर लेंगे तो आपको स्कोप इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसका स्कोप आपका मैक्रोइकोनॉमिक्स को लिंक करता ही करता है, क्योंकि नेशनल इनकम में हमारी वो वैल्यूज भी ऐड होती हैं जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और वो वैल्यूज भी ऐड होती हैं जिसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इज आल्सो स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। सेकंड वन इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कभी आपने सोचा है कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, वो क्या किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की है? क्या वो किसी पर्टिकुलर स्टेट की है? नहीं। जो हमारे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो हमारे पूरे कंट्री की है। अगर हमारी इकोनॉमी में किसी पर्टिकुलर एक स्टेट को नुकसान हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से, तो उससे हमारी पूरी इंडिया को इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए जो आपका स्कोप है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम कंसीडर करते हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स में। ओके, थर्ड है आपका थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग। बैंकिंग जब भी नाम आएगा तो हमने भी पीछे भी देखा था, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है। तो बैंकिंग सेक्टर जो है हमारा इंडिया में और हमारा मनी सेक्टर जो है इंडिया में आपका, ठीक है, थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग। तो थ्योरी ऑफ मनी और बैंकिंग आपका मैक्रोइकोनॉमिक्स में कंसीडर होता है। क्यों? मनी, अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज का रेट थोड़ा सा भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मतलब डॉलर्स का रेट कंपैरिजन टू रुपीज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इससे किसी एक पर्टिकुलर बंदे को प्रॉब्लम नहीं हुई, इससे पूरी कंट्री के प्रॉब्लम हुई, मतलब पूरे इंडिया को प्रॉब्लम हुई। इसीलिए इसका ये इसमें कंसीडर करा जा रहा है, मैक्रोइकोनॉमिक्स में कंसीडर करा जा रहा है। उसके बाद है रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट। हम सब जानते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में, हर अकाउंटिंग ईयर में हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट बजट तैयार करती है, जो हमारा फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आता है। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट है, क्या बजट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए आ रहा है, मेरे आपके लिए? नहीं। जो रोल ऑफ बजट है, ये जो गवर्नमेंट बजट बना रही है वो हम सबके लिए बना रही है। हम सबके लिए मतलब मेरे लिए बना रही है, आपके लिए बना रही है, और जितने भी इंडिया में लोग रह रहे हैं उन सबके लिए जो गवर्नमेंट बजट है वो तैयार कर रही है। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट भी आपका मैक्रोइकोनॉमिक्स में कंसीडर हो जाएगा। थर्ड, एक्सचेंज रेट। अभी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था एक्सचेंज रेट का ऊपर। डॉलर रुपीस के कंपैरिजन में बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो इससे पूरे इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ेगा। और साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना हमने इंपोर्ट किया, वो भी हमारा साथ मैक्रोइकोनॉमिक्स में कंसीडर होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ साथ हम एक चीज और देखते हैं जो हमें आगे बढ़ने को मिलेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों ही आपके मैक्रोइकोनॉमिक्स के स्कोप्स में काउंट होते हैं। ये हमारे हुए स्कोप्स याद करने का तरीका सबसे सिंपल सा है। आप क्या करें, चैप्टर्स के नेम याद कर लें तो आपको स्कोप्स इजीली याद हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। चलिए बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में। सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इसमें हम ये देखेंगे कि मैक्रोइकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है, क्या हमें सिग्निफाई करता है। जिसमें सबसे पहला आपका पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जो मैक्रोइकोनॉमिक्स होता है वो हमारी इकोनॉमी को डिस्क्राइब करता है। किस लेवल पे? एग्रीगेट लेवल पे डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हो गया? डिस्क्राइब करने का मतलब हो गया जैसे हमें नेशनल इनकम के बारे में बताना,
नेशनल इनकम के बारे में, साथ साथ हमें आपकी पॉलिसीज के बारे में बताना, और हमें उन सब चीजों का डिस्क्रिप्शन देना है जिससे हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग हो सके, मतलब जिससे हम और लोग और आगे जा सकें। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कभी आपको लिखने का हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी पॉलिसीज बनाता है और कैसे कैसे हम लोग के वेलफेयर के लिए काम करता है। सेकंड, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? रोड मैप तैयार करना, एक तरह से प्लानिंग तैयार करना कि कैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करे और कैसे हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट करे, कैसे हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के साथ साथ अपने आप को और ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो हम इसमें कंसीडर करते हैं रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी, स्टेबल चीजें रहे, मतलब ना ही महंगाई ज्यादा बढ़े और ना ही चीजें ज्यादा क्या हो, सस्ती हो, क्योंकि दोनों ही प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी के लिए हैं। ओके, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हमने पीछे भी स्कोप्स में डिस्कस करा था पॉवर्टी के बारे में, क्योंकि पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है और एनवायरमेंटल की जो प्रॉब्लम है वो किसी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्टेट पे नहीं है, वो पूरी इंडिया की प्रॉब्लम है। अगर पॉवर्टी बढ़ती है, लोग बीपीएल कैटेगरी के अंडर में आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये भारत के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो पॉवर्टी को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें, बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, मनरेगा वगैरह के थ्रू। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कैसे हम एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से बचाएं। जैसे आजकल आपने देखा होगा BS4 से BS6 कार्स में हम लोग कन्वर्ट हो गए, बाइक्स में, स्कूटीज में हम लोग कन्वर्ट हो गए। तो हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कौन कौन सी? एक तो पॉवर्टी की, और साथ में हमें पॉवर्टी के साथ साथ अपने इकोनॉमी के साथ साथ हमें अपने एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है। अगर हमारा एनवायरमेंट इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इधर उधर का मतलब क्या है कि हमारे इकोनॉमिक्स में ज्यादा, हमारे में एनवायरमेंट में ज्यादा पॉल्यूशन ना हो। ओके, उसके बाद है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि हम ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाएं जिससे हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे बढ़े, साथ में पॉवर्टी कम हो, साथ में हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा मिले, और साथ में हमारी इकोनॉमिक स्टेबल रहे। तो ये हमने बात करी सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी, और आपका कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप को और बेहतर बना सकें। थैंक यू।